हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं एक देशी मुद्दे पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। दूसरे शब्दों में मैं वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा करने जा रहा हूं। इस पर पहले भी चर्चा किया जा चुका है बहुत सारे वीडियो में, उसे आप देख सकते हैं। तो जो कल संसद में पेश हुआ विधेयक हो, मैं उस पर चर्चा करूंगा मोटे तौर पर। आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि भाई किसी भी धार्मिक उद्देश्य के लिए अगर कोई संपत्ति मूवेबल हो या इमूवेबल हो, यानी चल हो या अचल हो, अर्जित की जाती है, तो ऐसी दशा में उसके प्रबंध का अधिकार जो प्रबंध समिति है वही करेगी। दूसरे शब्दों में जिसकी संपत्ति है वही करेगा। लेकिन वक्फ अधिनियम 1954 में सबसे जरूरी है कि उसको डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहले आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने 1954 में वक्फ अधिनियम बनाया था और 1995 में इसे संशोधित कर इसके परिभाषा को व्यापक बना दिया गया। 1954 में इसे संकुचित रखा गया था, इसे पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन 1995 में इसे व्यापक बनाने की कोशिश किया गया। फिर 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इस संबंध में एनक्रोचमेंट को डिफाइन किया कि भाई दूसरे की जमीन पर कब्जे की कोशिश को क्या कहेंगे, किस तरह से देखेंगे। यानी एनक्रोचमेंट अगर वक्फ संपत्ति पर होता है तो उस संबंध में हम इसे क्या कहेंगे या किस तरह से इसको देखेंगे। तो इस प्रकार से मुख्य अधिनियम जो है 1995 का ही है। तो वक्फ अधिनियम 1995 जिसे संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक में मोदी सरकार द्वारा जो कल पेश हुआ है राज्यसभा में, मेधा कुलकर्णी जो कि महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य हैं बीजेपी की, उन्होंने इसे पेश किया। और लोकसभा में जेपीसी के अध्यक्ष स्वयं जगदम्बिका पाल ने इसे पेश किया। जेपीसी के गठन के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। तो आप सभी लोग पता है कि भाई जब संपत्ति का स्वामी वही व्यक्ति हो सकता है जो इसे दान उपदान या धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है। तो बहुत सारे मामलों में विरोधी दलों का कहना है भाई सरकार खुद ही अपनी पॉलिसी को संविधान सम्मत न रख करके इसे कंट्रास्ट कर इसका विरोधाभास प्रकट कर रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में विरोधी दल के नेता हैं, उन्होंने तो इसे फर्जी तक बता दिया। संजय सिंह का कहना है भाई आज ये केवल मुसलमानों के संपत्ति संबंधी मामले पर चर्चा हो रही है, उस विधेयक लाया जा रहा है, कल को मंदिरों के और गुरुद्वारों की जो संपत्ति है उसको भी जब्त कर लेगी सरकार। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। खैर 31 सदस्यीय जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, आप सभी लोगों को पता होगा। इसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल हैं। आप लोगों को यह भी पता होगा कि इसमें कोई मंत्री भाग नहीं ले सकता, चाहे वो तदर्थ समिति हो चाहे स्टैंडिंग यानी स्थायी समिति हो। जैसे स्थायी समिति है पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी इत्यादि स्थायी समितियां हैं। इसी प्रकार से तदर्थ समिति में सेलेक्ट प्रवर समिति जिसको कहते हैं सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आती हैं। ये एक उद्देश्य के लिए गठित की जाती हैं, उद्देश्य पूरा होने के बाद ये समाप्त हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि हर साल में इनका एक बार रिन्यूअल करा दिया जाए और यह स्थायी समिति बन जाए। तो यह एक तदर्थ समिति है, एडहॉक कमेटी है और इसे बस ये इसी के लिए उद्देश्य के लिए बनाया गया। 31 सदस्यीय है। 31वां सदस्य इसके चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल जो कि बीजेपी के हैं, वो खुद हैं। वो उधर डुमरियागंज साइड से या बस्ती साइड से, कहीं से खैलियाबाद साइड से, पूर्वी यूपी के खैलियाबाद साइड से, कहीं से संत कबीर नगर वगैरह से सांसद हैं। तो इस प्रकार से जगदम्बिका पाल इस जेपीसी के अध्यक्ष थे। इसका चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय विधि से होता है, ताकि छोटे दलों को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व मिल जाए। आप सभी लोग पता है कि प्रोपोर्शनल सिस्टम का मतलब होता है कि जिस अनुपात में मत पड़ते हैं उसी अनुपात में सीटों का आवंटन होता है। जैसे मान लीजिए 100
टोटल 100 वोट हैं और उसमें 10% वोट पार्टी ए को मिल जाता है, तो पार्टी ए के 10 सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल से ऐसे समझाया। और ये तब तक सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब होता है, ये कोटा जब तक न मिल जाए तब तक एक एक वोट को आगे ले जाया जाता है, जो कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भी लागू होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी लागू होता है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भी लागू होता है, विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भी लागू होता है। वही विधि कमेटीज में भी अपनाई जाती है। और इसमें इसीलिए ज्यादा चांस रहता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, चूंकि जिस उसका लोकसभा में बहुमत है 75-3 के अनुसार, तो इस प्रकार से वह उसके सदस्यों की संख्या इसमें ज्यादा होगी। और यही इस बार भी हुआ है, जगदम्बिका पाल या बीजेपी के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक रही है। चूंकि एनडीए सरकार को बहुमत है लोकसभा में, 293 सदस्य हैं संभवतः उसके, तो जाहिर है कि उसके सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी। और रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा में लगभग 112 एनडीए के सदस्य हैं ही, 119 चाहिए, शायद 237 ही टोटल इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं। उन 237 में 119 चाहिए बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि 7 सदस्य कम और वो तो बीजेपी मैनेज कर ही लेती है कहीं न कहीं से। तो एनडीए के सदस्य 7 हैं, तो इस प्रकार से माने 7 कम पड़ रहे हैं, वो बीजेपी मैनेज कर लेगी। तो राज्यसभा लोकसभा दोनों में पारित होना इसमें तय है। कहा जा रहा है कि इसमें 572 संशोधन मूव किए गए थे, जिनमें से अधिकांश को इस विधेयक में शामिल कर लिया गया है। अब हम इस विधेयक की विशेषताओं का जिक्र कर देते हैं। दरअसल यह विधेयक जो 1995 में आया, जिसमें व्यापक रूप से ये इस बात की व्यवस्था की गई कि भाई ऐसा है, वक्फ में ओरल हो या रिटन हो, यानी मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से हो, अगर किसी ने किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बता दिया तो उसका काम पूरा हो गया। दूसरे शब्दों में उसको बस कहना है। अब जिसको लगता है कि नहीं भाई उसकी संपत्ति कैसे वक्फ की संपत्ति हो गई, तो उसको ये प्रूव करना होगा, और वो प्रूव भी ट्रिब्यूनल के सामने, यानी एक अधिकरण के सामने ही करना होगा। उस अधिकरण में केवल मुसलमान ही सदस्य जज होंगे और वही फैसला करेगा। वही मैंने इसके खिलाफ आप किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते। जबकि नए बिल में, यानी ये सेक्शन 40 में, पुराने 1995 का जो वक्फ एक्ट था, उसमें धारा 40 के अंतर्गत ये व्यवस्था थी। लेकिन जो वर्तमान जो विधेयक प्रस्तावित है, उसमें यह व्यवस्था की गई, इसे सिविल मामले की तरह से देखा जाएगा। दूसरे शब्दों में आप इसके फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अधिकरण के फैसले के खिलाफ। और इसमें सबसे विवादास्पद जो चीज है, जो कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी रास नहीं आ रहा है या मुस्लिम समाज को नागवार गुजर रहा, वो है इसमें महिला सदस्यों की उपस्थिति। दूसरे शब्दों में जो स्टेट में वक्फ बोर्ड होगा, राज्य में, केंद्र में तो स्टेट वक्फ काउंसिल होगा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल। राज्य में स्टेट वक्फ बोर्ड होगा। दोनों की हिंदी परिषद ही है। तो राज्य वक्फ परिषद और केंद्रीय वक्फ परिषद, ये अंग्रेजी में थोड़ा सा काउंसिल और बोर्ड हो जाता है, लेकिन हिंदी में तो परिषद ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों में माने राज्य का जो वक्फ बोर्ड होगा, जो मुख्य बोर्ड होगा, माने बिना उसके यहाँ पंजीकरण के किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता। इसको मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। दूसरे शब्दों में केवल ओरल कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा, यानी मौखिक रूप से आप दावेदारी कर देंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको बाकायदे वक्फ बोर्ड के पास इस संपत्ति को रजिस्टर कराना होगा और इसे दीवानी वाद की तरह से, यानी सिविल सूट की तरह से देखा जाएगा। इसमें अधिकरण के फैसले के खिलाफ व्यक्ति को संबंधित हाई कोर्ट जाने का अधिकार होगा। जाहिर है, जब हाई कोर्ट जाएगा तो हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। ये बातें वक्फ अधिनियम, संशोधित अधिनियम 2024 में कर दी गई हैं। इसमें मुसलमान एक्ट 2023 को रिपील करने की व्यवस्था है, और जो यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 है या दिल्ली का
जो एनसीटी एक्ट 1991 है, इसमें भी संशोधन किया गया है। तो दूसरे शब्दों में यह संशोधन और रिपील दोनों से संबंधित है। तो इसमें 1923 के मुसलमान एक्ट को रिपील किया गया है, रिपील करने का प्रस्ताव है, जबकि 1995 के वक्फ एक्ट को संशोधित करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार से 1991 के दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी को संशोधित करने का प्रस्ताव है। 1963 के यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्यों के लिए जो बना था, जो व्यवस्था बनी थी, उसको भी संशोधित करने का प्रस्ताव है। जम्मू कश्मीर अधिनियम को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है, जो कि 19वीं सदी में ही पारित हो गया था, बहुत पहले ही इसको स्वीकार कर लिया गया था। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि यह विधेयक बहुत व्यापक दृष्टिकोण लेकर के चलता है, और इन सभी के लिए 572 प्रस्ताव आए थे। इसमें सबसे ज्यादा प्रस्ताव आए थे महिला जो प्रतिनिधि हैं उसको न रखने या गैर मुसलमानों को इसमें शामिल न करने, बोर्ड में शामिल न करने को लेकर। राज्य बोर्ड में 2 महिला मुस्लिम प्रतिनिधि होंगी, यह व्यवस्था की गई है। यानी महिलाओं को अपनी ओर रिझाने के लिए बीजेपी ने पूरी व्यवस्था किया है। साथ ही यह भी व्यवस्था किया है कि 22 जो लोग होंगे राज्य वक्फ बोर्ड में, उसमें से 11 सदस्य तक गैर मुस्लिम हो सकते हैं, यानी ऐसे लोग जो इस्लाम प्रैक्टिस नहीं करते, वो भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो अब तो बहुमत से 30 जनवरी को एक्चुअली ओम बिरला साहब जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके सामने इसको पेश किया गया था। इसमें भी मतदान हुआ था। मतदान में बीजेपी नंबर 1 पर आ गई थी, बहुमत का आंकड़ा छू गई थी। इसलिए जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर नए प्रस्तावित विधेयक को रखा गया है और इसे पेश किया है राज्यसभा में मेधा कुलकर्णी, जो कि राज्यसभा की सदस्य हैं बीजेपी की महाराष्ट्र से, और जगदम्बिका पाल जो उधर संत कबीर नगर से यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया है। आपको मैंने बता दिया कि इसमें 31 सदस्य हैं, 31 में खुद जगदम्बिका पाल हैं। 30 सदस्यों में बहुत सारे विरोधी दलों के सदस्य हैं। अपने पार्टी की स्ट्रेंथ के आधार पर इसमें बहुमत हासिल हुआ उनको। दूसरे शब्दों में इसमें शामिल हुए हैं, बहुमत तो एनडीए के पास ही है। दूसरे शब्दों में जो एनडीए घटक दल हैं उसके भी सदस्य इसमें हैं, और बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है, वो तो इसमें है ही। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 में संशोधन के लिए 2024 में प्रस्तावित किया गया था अगस्त में, वह वास्तव में बीजेपी की उस मंशा पर प्रश्न खड़ा करता है जिसमें महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने और सर्वेयर की जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह पदवी देने और इसे सिविल सूट बनाने को लेकर के जो मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं, वास्तव में वही सब ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी को सूट करती हैं, बीजेपी के वोट बैंक को अपना पेंडर करती हैं या उसको उसकी खुशामद करती हैं। सभी पार्टियां वोट बैंक के लिए ही काम कर रही हैं, बीजेपी भी उससे अछूती नहीं है। खैर, बहुमत की राजनीति करने वाली बीजेपी इस मामले में थोड़ी सी आगे लगती है, क्योंकि उसके पास सरकार है, उसके पास बहुमत है लोकसभा में, तभी तो सरकार में है। इस प्रकार से इसमें जो प्रमुख संशोधन है, पहली बात तो ये है कि इसमें यूजर का क्लॉज हटा दिया गया है। दूसरे शब्दों में, अगर आप धार्मिक और कार्यों या आदान उपदान के कार्यों के लिए किसी संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं और मुतवल्ली अगर आप हैं यानी इसके प्रशासक हैं, तो मात्र इतने से आप इसके मालिक नहीं हो जाते। आपको मुसलमान होना, आपको मुसलमान होना पड़ेगा। 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति अगर इसमें इस संपत्ति का मालिक है, तभी जाकर के वो इसे वक्फ घोषित। वक्फ का मतलब होता है ईश्वर को दान में दी गई संपत्ति, जो गरीबों के कल्याण और स्कूल आदि के प्रबंध के पर खर्च किए जाने से संबंधित रहता है। एक्चुअली वक्फ के बारे में यह चार्ज है कि यह भारत में जो 3 बड़े जिनके पास जमीनें हैं यानी सेना, रेलवे, वो तीसरे नंबर पर यही आता है, यानी 10,40,000 के करीब संपत्तियां इसके अधीन हैं और 9 लाख एक एकड़ से अधिक की संपत्ति इसके पास है, जो 1,20,000 करोड़ रुपए की
पूरी संपत्ति बनती है, वो इतनी इसके पास है। और इसमें आरोप ये है कि भाई कुछ लोग, जैसे मदनी परिवार देवबंद का है, वह उसने कुछ संपत्ति पर कब्जा करके अपने लोगों को ये दे दिया है, यानी भूमाफिया को जन्म देता है ये। और इसमें जो मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं, इसको लेते हैं और इस पर जमीन जायदाद दूसरों का कब्जा जमवा करके या दुकानें खुलवा करके अपने ही समुदाय के जनरली ऐसे करते हैं, और उनसे मोटा मोटा पैसा वसूलते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं। जबकि खुदा को दान की गई जमीन का सेल और बिक्री नहीं किया जा सकता, इसका ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। इसको क्लैरिफाई किया है इस विधेयक में। तो इस विधेयक में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि पहले नहीं थी। जैसे पहली बात तो यह है कि केवल जुबानी रूप से कह देने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए प्रमाण देना पड़ेगा, और राज्य वक्फ बोर्ड के पास इसका पंजीकरण कराना होगा, तभी जा करके ये वक्फ संपत्ति मानी जाएगी। दूसरा ये है कि इसमें 2 महिला, जो कि मुसलमान ही होंगी, महिला प्रतिनिधि भी शामिल होंगी इस बोर्ड में, राज्य जो वक्फ बोर्ड है उसमें। और गैर मुसलमानों की संख्या भी इसमें हो सकती है, गैर मुस्लिम प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बाद इसको सिविल सूट बनाना और सर्वेयर की जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपॉइंट करना, ये सब कुछ ऐसे काम हैं जो कि राज्य वक्फ बोर्ड के पास अपना पंजीकरण कराना, ये सब कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि विरोधी दलों को स्वीकार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको फर्जी विधेयक तक कह दिया था। इसी प्रकार से संजय सिंह ने कहा कि भाई आज ये मुसलमानों के संपत्ति संबंधी कानून लेकर आ रहे हैं, कल मंदिर और गुरुद्वारे के संपत्ति संबंधी कानून लेकर आएंगे, उस पर कब्जा जमाएंगे। दूसरे शब्दों में ये दूसरे समुदायों को डरा रहे हैं, बीजेपी के लोगों का ये कहना है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में बीजेपी का एक जगह तो कहना ठीक ही है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को इससे अलग कर सकते हैं, आखिर दावेदार जाएगा कहाँ। मान लीजिए ट्रिब्यूनल में केवल मुस्लिम ही हैं, वो मुसलमानों के पक्ष में ही फैसला देते हैं, अब उसी में आप अपील कर सकते हैं, या आप केवल उन्हीं लोगों से इसकी गुहार लगा सकते हैं जो इस्लाम के समर्थक हैं। मान लीजिए अब जैसे तमिलनाडु में एक गांव है थिरुचेर रुचि या कुछ इस तरह से गांव है, उस पर इन लोगों ने दावेदारी कर दिया है। इसी प्रकार से सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जमीन जो है उस पर भी दावेदारी कर दिया है। द्वारका भवन पर इन लोगों ने अपनी दावेदारी कर दिया है। सूरत में ही एक और जमीन है, उस पर अपनी दावेदारी कर दिया है। इसी प्रकार से कर्नाटक में इन्होंने दावेदारी कर दिया एक जमीन पर, उसको हजरत का बचा बता दिया है। और इसी प्रकार से देश के बहुत सारे इलाकों में इन लोगों ने उन संपत्तियों पर दावेदारी कर दिया है, जो जिस वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है, जो कि कभी वक्फ संपत्ति थी, इस बारे में कोई प्रमाण नहीं दिया है। दूसरे शब्दों में इन्हीं सब चीजों को कमतर करने के लिए, इन्हीं सब चीजों को दुरुस्त करने के लिए विधेयक लाया गया है। इस मामले में तो बीजेपी का अप्रोच ठीक ही लगता है। खैर, देखना यह है कि भाई आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।